हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिजिक्स का लेक्चर 2 क्लास 12 का टॉपिक जो बोर्ड नीट आईआईटी जेईई फाउंडेशन के लिए है उसको आज मैं लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहा हूं। लेक्चर 2 में क्या क्या पढ़ाऊंगा, कल मैंने जिस जगह पे लेक्चर को छोड़ा था मैंने बताया था कि पोजीशन वेक्टर ऑफ कूलम्स लॉ बताऊंगा। कूलम्स लॉ में थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट्स और बताऊंगा। फिर कूलम्स लॉ के बेस्ड पे जो टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल है उस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल का डिस्कशन करूंगा। जो न्यूमेरिकल का लेवल होगा वो बेसिक से हायर तक होगा, यानी बोर्ड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, नीट के लिए भी होगा, आईआईटी लेवल के लिए भी होगा। तो आज जैसा कि मैंने कल आपको पढ़ाया था, कूलम्स लॉ में चार्ज के बारे में पढ़ाया था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था, कूलम्स लॉ पढ़ाया था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने बताई थी आपको। आज मैं आपको सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ कूलम्स लॉ लिखना बता रहा हूं। तो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं आज पोजीशन वेक्टर ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इन फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। कूलम्स लॉ इन फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। Coulomb's law in form of position vector। आप ये देखो, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये ऑरिजिन है। एक चार्ज यहां पर है और ये चार्ज मान लो Q2 है, और एक चार्ज यहां पर है और ये चार्ज मान लो Q1 है। Q1 की पोजीशन वेक्टर R1 है और Q2 की पोजीशन वेक्टर R2 है। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि ये दोनों लाइक चार्जेज हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो हमने ये कहा था कि ये जो रिपेल करते हैं वो इस डायरेक्शन में करते हैं और इसको बोलते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, मैंने आपको बताया था। और ये भी इसको रिपेल करता है तो इसको बोलते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये मैंने आपको कल बताया था। अब देखो, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और यहां पर मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर होता है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और ये फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू का मैग्नीट्यूड का क्यूब, ये बताया था। अब इस R1 और R2 के फॉर्म में कैसे लिखना है ये मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू की डायरेक्शन इस तरफ है। यहां पर फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू का मतलब होता है R12 का मतलब होता है R2 R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, ये मतलब होता है इसका। तो जब आप यहां पर इस तरीके से लिखते हो तो ये R12 यूनिट वेक्टर को इस तरीके से लिखेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर,
और यहां पर F12 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R कैप की जगह R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का क्यूब, और इसको बोलते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये आपको ये समझ में आना चाहिए कि R12 का कैप होता है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। उसी तरीके से फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और यहां पर R12 था तो मैं यहां पे लिखूंगा R21 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R21 वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब। ये जो R21 वेक्टर का कैप है ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है। तो ये जो फॉर्मूला आ जाएगा इस तरीके से, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड का क्यूब। ये कूलम्स लॉ इन फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, और इसको कहते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इसको कहते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यदि किसी को ये ना समझ में आ रहा हो कि ये R12 को R1 माइनस R2 कैसे लिखा गया, या फिर R21 को R2 माइनस R1 कैसे लिखा गया, तो थोड़ा सा मैं इसका हिंट आपको दे रहा हूं ताकि आप समझ करके याद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और आपने वेक्टर का ट्रायंगल मेथड पढ़ा है। आपको ओरिजिन से चलना ऐसे और फिर जाना इस डायरेक्शन में है। तो ये जो डायरेक्शन है ये मान लो ये फोर्स R12 की डायरेक्शन है इस तरफ। अब यदि आप वेक्टर का ट्रायंगल मेथड यूज करो तो वेक्टर का जो ट्रायंगल मेथड होगा वो यहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, यहां पर एंड हो रहा है, तो आप इसको R2 वेक्टर लिख सकते हो। फिर यहां से स्टार्ट होकर के यहां पर एंड हो रहा है तो इसको R12 लिख सकते हो। और फिर यहां पर ये इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये R1 वेक्टर हो गया। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि R12 इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होगा। तो जब आप इस तरीके इस तरफ से चलोगे तो R12 R1 माइनस R2 होगा, और जब ये इस पर फोर्स लगाएगा तो इसके लिए डायरेक्शन इस तरफ चलेंगे, और ये हो जाएगा R1 प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, और उसके अकॉर्डिंग R21 को हम R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये तो था कूलम्स लॉ इन फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। और जब भी पोजीशन वेक्टर या वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को लिखते हैं तो चार्ज को साइन के साथ रखते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। अब मैं कूलम्स लॉ की कुछ बेसिक बातें और कर लेता हूं, और फिर इसके बाद जो न्यूमेरिकल के टाइप्स है उस न्यूमेरिकल के टाइप्स पे डिस्कशन करूंगा। और जो डिस्कशन होगा न्यूमेरिकल का वो बिल्कुल बेसिक से हायर तक का होगा।
बीच बीच में काफी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, उसको भी आपको सुनना है। तो मैं कूलम्स लॉ के बारे में कुछ और बेसिक डिस्कशन अब करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि यदि मैं ये पूछूं कि चार्ज विदाउट मास पॉसिबल है या नहीं है, तो आंसर ये होगा कि चार्ज विदाउट मास पॉसिबल नहीं है। यानी यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो उसमें भी मास होगा, इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, पॉजिटिव होगा उसमें भी मास होगा, और न्यूट्रल होगा उसमें भी मास होगा। लेकिन मास विदाउट चार्ज पॉसिबल है। न्यूट्रल बॉडी में चार्ज तो नहीं होता है लेकिन मास होता है। तो बात आती है कि जहां पर चार्ज होगा वहां पर मास भी होगा। तो जैसा कि मैंने कूलम्स लॉ में आपको पढ़ाया था कि यहां पर एक चार्ज Q1 है और यहां पर एक चार्ज Q2 है, और इन दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इस फोर्स को कूलम ने बताया था, इसीलिए इसको कूलम्बियन फोर्स भी कहते हैं। अब आप बोलो कि यदि आपने अभी बताया कि जहां चार्ज होगा वहां मास भी होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका मास मान लो m1 है और इसका मास m2 है। अब आप क्लास 11th में जब आपने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा तो दो मासेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, और हमने यहां पर आपको दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स भी कूलम्स लॉ में पढ़ाया। तो जहां चार्ज होगा वहां मास होगा, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। तो यदि मैं यहां पर ये बात कर लूं कि इन दोनों चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैंने बताया था K, जिसका वैल्यू मैंने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये मैंने बताया था। और यदि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो कैपिटल G M1 M2 बाई R स्क्वायर। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ये चार्ज के कारण लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स मास के कारण लग रहा है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कैलकुलेशन हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन करें तो इनका जो रेशियो होता है इलेक्ट्रॉन का वो अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 39 होता है। यानी आपको ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत बड़ा फोर्स होता है, और बहुत बड़े फोर्स के सामने छोटे फोर्स का हम कैलकुलेशन इग्नोर कर जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है, बट कैलकुलेशन हम नहीं करते। तो आज का लेक्चर इस बात पर है कि कुछ प्रॉपर्टी में आपको इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंबाइंड बताने जा रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो कूलम्बियन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जिसका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इनका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे
एक चार्ज Q1 है और सेकेंड चार्ज Q2 है। मान लो Q2 को यहां से यहां ले गए, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। यहां से यहां ले जाने में हमें वर्क करना पड़ा, मान लीजिए 100 जूल। फिर इस Q2 को यदि मैं ऐसे घुमा करके ऐसे इस तरीके से ले जाऊं, आप देख रहे हो इसका पाथ ऐसे था, ये पाथ ऐसे, यानी पाथ डिफरेंट है बट इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, और इस पाथ का भी वर्क है 100 जूल। यदि चार्ज को मैं थोड़ा और इस तरीके से मूव कराता हुआ ले जाऊं तो ये पाथ और लंबा हो गया, लेकिन इनिशियल और फाइनल सेम है और फिर भी यहाँ वर्क है 100 जूल। आप देख रहे हो कि इन तीनों फिगर में चार्ज की पोजीशन तो सेम है लेकिन पाथ अलग अलग है और वर्क भी सेम है। तो ऐसा फोर्स जिसका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, जिसका वर्क इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। जब आपने क्लास 11th में वर्क एनर्जी पावर पढ़ा होगा तो वहां पर आपने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा होगा और आपने एक पोटेंशियल एनर्जी भी सुना होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी जहां जहां कंजर्वेटिव फोर्स होगा पोटेंशियल एनर्जी आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन में ही आता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरीके का कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहां भी मैंने बताया कि दो चार्जेज के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, यानी जहां कंजर्वेटिव फोर्स होगा उस फोर्स के कारण जो एनर्जी आएगी वो एक एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी। यदि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ रहा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, यदि वो ग्रेविटेशन में आ रहा है तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। वो आगे के लेक्चर में आएगा। तो मैंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इनका वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इनका जो वर्क है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स की पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये मैंने बताया, और ये भी साथ में आप याद रखना कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक तरीके का कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरी बात है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये सेंट्रल फोर्स होता है। यदि आप अपनी कॉपी में नोट करना चाहते हो इनकी प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, तो ये लिख सकते हो कि पहली प्रॉपर्टी जो है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि इनका जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये सेंट्रल फोर्स होते हैं। सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स क्या होता है? आप यहां पर देखिए कि यहां पर एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। अभी ये दोनों लाइक चार्ज हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यानी इसको बोलते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, इस डायरेक्शन में। ये भी इसको रिपेल करता है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस तरफ आ गया। अब आप देखो जो मैंने फोर्स की डायरेक्शन दिखाया है वो इन दोनों चार्ज को सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग दिखाया है। ऐसा नहीं
कि एक रिपेल इस तरफ कर रहा है तो दूसरा इस तरफ, ऐसा नहीं। जो फोर्स हमने दिखाया है इन दोनों को सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग दिखाया है। तो जब भी ये फोर्स आप दिखाना ना तो दोनों चार्ज को सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग दिखाना, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जो दो चार्ज को सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि वो भी दो मास को सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है। तो जब भी इन फोर्स का रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं वेक्टर में, तो जो हम एरो ड्रॉ करते हैं दोनों चार्ज को सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। नेक्स्ट बात ये कि जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है ये चार्ज के कारण लगता है। तो आज का जो बेसिक डिस्कशन था वो ये था कि जो कूलम्बियन फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, उसका नेचर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक बताया। पहला तो ये कंजर्वेटिव फोर्स, सेकेंड ये सेंट्रल फोर्स, ये चार्ज के कारण लगता है। अब बात आती है कि कुछ मैं ऐसे बोल के सुना दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं बोर्ड पे, क्योंकि थोड़ा इसको तेजी से लेकर चलूंगा। कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कुछ सिमिलरिटीज होती हैं और कुछ डिफरेंस होते हैं। तो यदि आप देखो कि यदि ये चार्ज है, पहले तो मैं सिमिलरिटीज का डिस्कशन करूंगा। चार्ज है तो यहां पर मास भी होगा m1 और m2। अब ये चार्ज के कारण आपने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फोर्स होता है और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। और मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, इसका फॉर्मूला G m1 m2 बाई R स्क्वायर होता है। तो पहले तो इन दोनों की सिमिलरिटीज की बात कर रहा हूं। क्या सिमिलरिटीज हैं? अभी डिस्कस किया कि ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। सेकेंड सिमिलरिटी क्या है? सेकेंड सिमिलरिटी है कि बोथ आर सेंट्रल फोर्सेज, यानी इनको दिखाएंगे सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग दिखाएंगे। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तीन कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेज, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेज and both are inversely proportional to square of distance। ये सिमिलरिटीज थी। अब इनके बीच में कुछ डिफरेंसेज हैं। क्या डिफरेंसेज हैं? पहली बात, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है चार्ज के कारण लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मास के कारण लगता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ये अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होता है। हमने बताया था लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अट्रैक्शन होता है। तीसरा डिफरेंस ये है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है कि चार्जेस किस मीडियम में रखे गए हैं। क्योंकि ये जो K का वैल्यू है ना, आगे मैं बताऊंगा, ये मीडियम के अकॉर्डिंग वैरी कर जाता है इस K का वैल्यू। बट ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और इसका वैल्यू यूनिवर्स में सभी जगह सेम होता है, चाहे किसी भी मीडियम में चले जाओ। तो डिफरेंस क्या क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के कारण लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो केवल अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स
मीडियम पे डिपेंड करता है जिसमें चार्जेस रखे जाते हैं, बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ये तो इनके डिफरेंसेस थे इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का। थोड़ा सा डिस्कशन मैं चार्ज और मास के बारे में भी थोड़ा मैं कर लेना चाहता हूं, थोड़ा तेजी से। पहली बात कि चार्ज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। मास जो होता है वो पॉजिटिव होता है। दूसरी बात यह है कि जो चार्ज होता है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, वो इनर्शियल फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। आपने मास के बारे में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, m इज इक्वल टू m0 1/√v²/c², ये पढ़ा होगा। यानी जो चार्ज है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है और जो मास है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। अब मैं इसके बाद आपको न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाला हूं, बेसिक से लेकर के हायर तक। तो बच्चों, मैंने अभी आपको इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में सिमिलरिटीज और डिफरेंस बताया। मैंने चार्ज के बारे में बताया कि वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, मास डिपेंड करता है। जब आगे का लेक्चर बताऊंगा तो ये भी पढ़ाऊंगा कि जो चार्ज है, जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ाऊंगा तो उसमें ये बताऊंगा कि चार्ज तो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन चार्ज की डेंसिटी स्पीड पे डिपेंड करता है। तो अभी मैं आपको कूलम्स लॉ पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। आपको न्यूमेरिकल करना ही नहीं बताऊंगा, आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप भी न्यूमेरिकल बना करके सॉल्व कर सकते हो। यानी न्यूमेरिकल करना भी सीखना है और न्यूमेरिकल बनाना भी सीखना है। तो न्यूमेरिकल मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के धीरे धीरे हायर तक जाऊंगा। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं कूलम्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं, यानी फोर्स का कैलकुलेशन सिखाने जा रहा हूं। और जैसा कि मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का कैलकुलेशन करने के लिए हमारे जो वेक्टर में बताए गए जो मेथड्स हैं उन्हीं को यूज करना है। जैसा आपने पढ़ा होगा कि जब दो वेक्टर गिवन होता है उनके डायरेक्शन के बीच का एंगल गिवन होता है तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है r is equal to √a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा उन दोनों वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है, ऐसा आपने पढ़ रखा होगा। ये भी पढ़ा होगा कि यदि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम होता है, यानी जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। यदि दो वेक्टर a और b है तो मैक्सिमम रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b होता है। यदि दो वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है, यदि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो रिजल्टेंट निकालने के लिए ग्रेटर की मैग्नीट्यूड से स्मॉलर की मैग्नीट्यूड को माइनस कर देते हैं। ग्रेटर ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि ग्रेटर की मैग्नीट्यूड से स्मॉलर की मैग्नीट्यूड को माइनस करना। और कब माइनस करना? जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट। ये पढ़ा होगा आपने। ये भी पढ़ा होगा कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्टेंट √a² + b²। तो मैं धीरे धीरे, यानी कहने का मतलब कि कूलम्बियन फोर्स निकालने का मतलब वेक्टर का कैलकुलेशन करना। तो मैं स्टेप वाइज बिल्कुल न्यूमेरिकल करना सिखा रहा हूं और डेटा में चेंज करना आपको ही बताऊंगा और आप भी न्यूमेरिकल बना करके सॉल्व कर सकते हो।
तो न्यूमेरिकल का जो सबसे पहला ये है कि मैं पहले 3 चार्ज को एक लाइन पे ले रहा हूं। ये चार्ज मान लीजिए Q1 है और ये चार्ज मान लीजिए Q2 है और यहां पर एक चार्ज मान लीजिए बीच में Q3 है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस R1 है और ये डिस्टेंस R2 है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। अब आप ध्यान से देखो, यदि मैंने आपको ये कहा कि नेट फोर्स ऑन C निकालिए, नेट फोर्स ऑन C, फिर न्यूमेरिकल के नेक्स्ट पार्ट में बोलूंगा कि आप नेट फोर्स ऑन B निकालिए। तो पहले तो मैं आपको C पर नेट फोर्स निकालने के लिए कह रहा हूं। अब इस फिगर में 3 फोर्सेज हैं, सॉरी 3 चार्जेज हैं। A पे चार्ज है, B पे Q2 चार्ज है और C पर Q3। लेकिन आपको नेट फोर्स कहां निकालने को मैं बोल रहा हूं? C पे। अब आप इस फिगर को देखो तो C पर कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा? C पर A भी फोर्स लगा रहा होगा और C पर B भी फोर्स लगा रहा होगा। तो पहले आप C पर A के कारण फोर्स निकालो। A पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। C पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो ये डायरेक्शन आ गई फोर्स ऑन C ड्यू टू A। फोर्स ऑन C ड्यू टू A कि यदि मैग्नीट्यूड की बात करो तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R1 स्क्वायर, ये FC है। अब C पर और कौन फोर्स लगाएगा? यहां पर B भी है, तो B भी C पर फोर्स लगाएगा, वो इस तरफ लगाएगा, यानी फोर्स ऑन C ड्यू टू B इस तरफ। तो जब फोर्स ऑन C ड्यू टू B लिखेंगे तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B के Q3 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, ये मैंने फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा। अब इस C पर 2 ही फोर्स से लग रहे हैं, FCA और FCB, और इन दोनों फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। और जब 2 वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट मिल जाए तो आपको क्या करना है? ग्रेटर से स्मॉलर को माइनस करना है। यदि ये ग्रेटर है FCA, FCB स्मॉलर है तो FCA से FCB को माइनस करना है। और यदि FCB इज ग्रेटर देन FCA देन FCB में से FCA को माइनस करना है। ये आपको समझ में आ गया। मान लो यहां पर FCA ग्रेटर देन FCB है, तो जब आप नेट फोर्स निकालोगे तो FCA में से FCB को माइनस कर लोगे, FCA में से FCB को माइनस कर लो, ये नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगा। अब बात आती है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो आ गया, डायरेक्शन क्या बताएंगे? तो यहां पर FCA ग्रेटर देन FCB है और FCA की डायरेक्शन B के टूवर्ड्स है। तो जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन दिस है तो नेट फोर्स की डायरेक्शन ग्रेटर फोर्स के टूवर्ड्स C होगी, यानी जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो FCA की डायरेक्शन में होगी और FCA की डायरेक्शन B के टूवर्ड्स है, तो डायरेक्शन हम बताएंगे टूवर्ड्स B। नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या बताएंगे? टूवर्ड्स B बताएंगे। तो ये तो इस न्यूमेरिकल की बात हो गई। अब मैं नेट फोर्स ऑन B की बात कर रहा हूं, नेट फोर्स ऑन B की बात कर रहा हूं। अब इस फिगर को आप देखो, यहां पर अभी भी 3 चार्जेज हैं, Q1, Q3 एंड Q2, बट मैं फोर्स यहां निकालने की बात कर रहा हूं। अब इस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा? A का चार्ज भी लगाएगा और C का चार्ज भी लगाएगा।
तो पहले आप ए वाला चार्ज Q1 पॉजिटिव है और यहाँ का चार्ज भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये आ जाएगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, ये डायरेक्शन। और फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी का वैल्यू क्या लिखोगे, के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, और इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके कारण तो आपने यहां पर फोर्स निकाल लिया। अब ये चार्ज भी तो इस पर फोर्स लगाएगा, और ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और ये चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यानी इसकी डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू, बेटा सॉरी ये मैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए लिखना था, मैंने ए के कारण लिखा था, मैंने सी लिख दिया। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए लिखना था मेरे को, मैंने सी लिख दिया। अब मैं यहां पर फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी की डायरेक्शन भी इस तरफ होगी, और फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी के Q2 Q3 अपॉन R2 स्क्वायर। अब देखो यहां पर इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये वेक्टर है और दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा कि यदि फोर्सेज की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस करना है, और सेम है तो ऐड करना है, 90 डिग्री है तो क्या करना वही बताता हूं। अब इस तरीके का न्यूमेरिकल आप डेटा चेंज करके आप भी बना सकते हो, चार्ज की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, डिस्टेंस कुछ भी रख सकते हो, दो चार न्यूमेरिकल आप फॉर्म कर सकते हो। जब चार्ज एक लाइन में होते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो ऐसे न्यूमेरिकल को। अब बात आती है, थोड़ी सी और बात मैं करता हूं कि यदि मान लो एक न्यूमेरिकल मैं देता हूं यहां पर कि ये कोई भी एक चार्ज इसमें से नेगेटिव हो जाए, जैसे इस तरीके से, आप ध्यान से देखिएगा। जो पहला न्यूमेरिकल था उसमें तीनों चार्ज जो थे वो पॉजिटिव थे। अब यहां पर मान लो ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q3 था C का, और यहां पर चार्ज B का चार्ज Q2 था, ये डिस्टेंस R1 था और ये डिस्टेंस R2 था। पहले वाले न्यूमेरिकल में ये तीनों पॉजिटिव थे, अब मैं यहां पर इसको नेगेटिव कर दे रहा हूं। पहले तीनों चार्ज पॉजिटिव था, अब इसको मैं नेगेटिव कर दे रहा हूं, और फिर से मैं नेट फोर्स ऑन C निकालने को कह रहा हूं, नेट फोर्स ऑन C। तो जब ये A है, ये B है और ये C है, अब फिर से नेट फोर्स ऑन जब C निकालेंगे, नेट फोर्स ऑन C, नेट फोर्स ऑन C, अब C पर A फोर्स लगाएगा, A का चार्ज नेगेटिव है और C का चार्ज पॉजिटिव है। अब नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये आ जाएगा फोर्स ऑन C ड्यू टू A, ये डायरेक्शन। और फोर्स ऑन C ड्यू टू A क्या लिखेंगे, कि Q1 इंटू Q3, और ये आ गया R1 स्क्वायर। अब यहां पर हमने ये माइनस साइन नहीं लगाया, माइनस साइन का यूज किया डायरेक्शन दिखाने में, तो इस माइनस चार्ज को यहां माइनस नहीं लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। अब C पर B का चार्ज भी फोर्स लगाएगा, तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B, ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये फोर्स ऑन C ड्यू टू B आ जाएगा। फोर्स ऑन C ड्यू टू B क्या लिखेंगे, K Q3
ये चार्ज बेटा मैंने Q2 लिख दिया था, ये Q3 है। फोर्स ऑन C ड्यू टू B लिखेंगे कि Q3 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। और C पर यहां पर दो फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब नेट फोर्स लिखेंगे तो नेट फोर्स के लिए जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी FCA प्लस FCB। और इन दोनों की डायरेक्शन A के टूवर्ड्स है, तो जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगा वो टूवर्ड्स A होगा। अब इसी फिगर में थोड़ा मॉडिफिकेशन और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यदि मान लो कि मैं यहां से इस लाइन को मोड़ करके ऐसे कर दूं, बिल्कुल 90 डिग्री पर ले आऊं। जैसे ये चार्ज Q1 था, ये चार्ज -Q1, ये Q3 और ये चार्ज मान लो यहां पर Q2 है। ये डिस्टेंस R1 और ये डिस्टेंस R2। अब इन दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब क्या करेंगे? ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा, यानी ये फोर्स आ जाएगा। अब इन दोनों फोर्सेस के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। यहां पर चार्ज, यहां पर A पॉइंट था, यहां पर C पॉइंट और यहां पर B पॉइंट था। जब नेगेटिव वाले ने पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा तो ये फोर्स आ गया, फोर्स ऑन C ड्यू टू A आ गया, ये फोर्स ऑन C ड्यू टू B आ गया, और इन दोनों के बीच एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। अब जब ये दो वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री आ गया तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे? यानी F नेट इज इक्वल टू अंडर रूट FCA का स्क्वायर प्लस FCB का स्क्वायर, और इस तरीके से रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या सॉल्व करा? वेक्टर सॉल्व करा, यानी यहाँ पर जो ये दो वेक्टर है, इन दोनों के बीच, इन दोनों फोर्सेस के बीच जो एंगल है, ये एंगल है 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। तो ये तो एक लाइन वाले चार्ज की बात थी। अब चार्ज को, इसी चार्ज को मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और स्क्वायर शेप के लिए बताने जा रहा हूं। और ये न्यूमेरिकल में आप चार्ज की वैल्यू को चेंज करके, डिस्टेंस को चेंज करके 2-3 न्यूमेरिकल आप भी फॉर्म कर सकते हो, या आपको किताब में न्यूमेरिकल मिल जाएगा, उस पर भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहां पर मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं। और ये न्यूमेरिकल है इस तरीके का, और ये मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी साइड की लेंथ सेम होती है, मैंने सेम लिख दिया। इस न्यूमेरिकल में मैं मान रहा हूं सभी कॉर्नर्स पे चार्ज Q हैं, सभी कॉर्नर्स पे चार्ज, और हमने सारे चार्ज जो लिए है ना वो पॉजिटिव लिए, और हमने यहां पर नेट फोर्स ऑन C निकालने को कहा है, नेट फोर्स ऑन C। अब इस फिगर को भाई ध्यान से देखिए। इस फिगर में 3 चार्जेज हैं, A पे, B पे और C पे, और नेट फोर्स किस पे निकालने को कहा गया है? C पे। तो C पे वाले चार्ज पे A का चार्ज भी फोर्स लगाएगा, और A का चार्ज पॉजिटिव है और C का चार्ज पॉजिटिव है,
तो ए सी को रिपेल करेगा, ये फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए आ गया। यदि मैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए का वैल्यू लिखूं तो के, फिर से के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आएगा। के Q1 इंटू Q2, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, यानी Q इंटू Q, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये A के कारण C पर फोर्स आ गया। अब B का चार्ज भी C पर फोर्स अप्लाई करेगा, और ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यानी फोर्स ऑन C ड्यू टू B आ जाएगा। तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B का जब आप वैल्यू लिखोगे तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B क्या आ जाएगा, K Q1 इंटू Q, यानी Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री। अब ये C वाले चार्ज पे दो फोर्स लग रहा है, और इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 60 डिग्री है, और हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो हमें वेक्टर का कैलकुलेशन करना है। तो अब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो F इक्वल टू अंडर रूट F C A स्क्वायर प्लस F C B स्क्वायर प्लस 2F C A F C B cos थीटा लिखेंगे। बट यहां पर जो थीटा है वो 60 डिग्री है, तो ये जो थीटा होगा ना, ये 60 डिग्री होगा। तो आप जब रिजल्टेंट फोर्स लिखोगे तो अंडर रूट F C A स्क्वायर प्लस F C B स्क्वायर प्लस 2F C A F C B cos 60। भाई जरा इस फिगर को देखो ध्यान से, जो वैल्यू FCA की है वही वैल्यू FCB की है, यानी इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम FCB को FCA लिख सकते हैं, यहां भी FCB को FCA लिख सकते हैं, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे कि नीट और आगे कंपटीशन में जेईई में सॉल्व करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला ही बताऊंगा इसका, लेकिन अभी पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। तो F इक्वल टू, यदि इन दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है तो ये आ जाएगा FCA का स्क्वायर FCA का स्क्वायर, और ये भी FCA है, ये भी FCA है, तो ये 2FCA का स्क्वायर, और cos 60 का वैल्यू 1/2, और 2 से 2 कट जाएगा। F इक्वल टू FCA का स्क्वायर FCA का स्क्वायर FCA का स्क्वायर, और F इक्वल टू अंडर रूट 3FCA का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो FCA अंडर रूट 3 आएगा, और इसका वैल्यू आ जाएगा KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर अंडर रूट 3। ये इसका आंसर होगा, और K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बात आती है कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है। तो मैं शॉर्ट ट्रिक उस कंडीशन में बताने जा रहा हूं जब दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम है, जब दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम। और ये शॉर्ट ट्रिक केवल फोर्स के लिए ही नहीं काम करेगा, पूरी फिजिक्स में जहां दो वेक्टर मिलेगा और उन दोनों वेक्टर की वैल्यू सेम होगा, तो वहां पर ये शॉर्ट ट्रिक काम करेगा। तो पहले तो मैं इसका कॉन्सेप्ट बता दूं कि है क्या। इसको मैं मिटा रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा।
लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का, पहले समझ लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पहली बात तो ये फॉर्मूला हम दो वेक्टर के लिए यूज करते हैं, यानी जब दो वेक्टर गिवन हो और उनके डायरेक्शन के बीच का एंगल गिवन हो, थीटा उनके डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है, तो हम रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं दो वेक्टर के लिए। यदि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो यहां पर आप लिख सकते हो r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है तो इसको भी ए स्क्वायर, और ये भी a तो a इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा और ये cos थीटा आ जाएगा। r इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर cos थीटा आ गया। r इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा आ गया। अब यदि आप मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो तब तो आपको आता होगा, वरना थोड़ा मैं बताता हूं। एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि इनकी एंगल को 2 से डिवाइड करो तो ये 2 से 2 कट गया और ये आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि इसका इस तरफ आप देखो तो यहां 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू यदि यहां पे रख दें तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये रिजल्टेंट आ जाएगा a स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा a, 2 इंटू 2 4, यानी ये आ जाएगा 2a cos थीटा। बेटा यहां पर ये थीटा बाई 2 था जो कि मैंने नहीं लिखा, ये थीटा बाई 2 था। cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये एंगल को डिवाइड करा 2 से, ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा ये आया, ये एंगल थीटा बाई 1, ये एंगल थीटा बाई 2, तो ये एंगल थीटा बाई 2। ये यहां पर थोड़ा ये थीटा लिखा था जो कि थीटा बाई 2 था, ये 1 इस तरफ गया तो 1 प्लस cos थीटा, और ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर से एक बार देख लीजिएगा, यानी 1 प्लस cos थीटा को क्या लिखेंगे यहां पर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 2 इंटू 2 4 था, अंडर रूट से बाहर आया 2, a स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आया a, ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट से बाहर आया cos थीटा बाई 2। अब ये शॉर्टकट फॉर्मूला है कि जब भी आपको फिजिक्स में दो वेक्टर मिल जाए और दोनों की वैल्यू सेम हो तो रिजल्टेंट निकालने का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहां पर जो मैंने न्यूमेरिकल बताया इसमें दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम था, आप ध्यान से पहले आप देख सकते हो, यानी जो वैल्यू इसकी थी वही वैल्यू इसकी थी। तो जब इसका हम रिजल्टेंट निकालेंगे, इस चीज को मैं मिटा रहा हूं, जब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो f नेट इज इक्वल टू 2f cos थीटा बाई 2 लिखेंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, यानी a की जगह फोर्स लिखेंगे। फोर्स की वैल्यू कितनी थी, k क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल था, तो इस थीटा की जगह हम क्या रख देंगे cos 60 डिग्री बाई 2, ये आ जाएगा 2k क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये cos 30 डिग्री आ जाएगा। cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, और 2 से 2 कट जाएगा और वो आंसर आ जाएगा।
तो आपको जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि यदि दो इक्वल वेक्टर मिल जाए तो रिजल्टेंट निकालने का ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करेंगे। और बोर्ड में आप जा रहे हो तो पूरा मेथड से सॉल्व करिए, कंपटीशन में जा रहे हैं तो शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करिए, ये फॉर्मूला दो वेक्टर के लिए। और इसका मैंने यहाँ पर बताया कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, उससे ये आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो आज तो मैं एक ही न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, धीरे धीरे स्टेप वाइज और न्यूमेरिकल को मैं कराऊंगा। तो आज तो मैंने लाइन वाला कराया, इक्विलैटरल ट्रायंगल कराया और बहुत सारी वैरायटी मतलब टाइप्स के न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा धीरे धीरे।